चलिए अब देखिए हमें पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए कोई सेल डिवाइड करता है तो दो रीजन से डिवाइड करेगा। हमने आपको पढ़ाया था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और आपको पढ़ाया गया था सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये आपका मेन था, यही मेन था ना भाई। लेकिन अब हमें पढ़ना जो इस टॉपिक को हमने ये पढ़ना है कि सेल को अगर डिवीजन करना है तो अपनी साइकिल कैसे चलाता है, यही पढ़ना है। तो पहले आपको पढ़ना जो हमारी पहली टॉपिक है, आपको पहले पढ़ाएंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल। तो हमने कहा, समझिएगा, हमने कहा अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए हैप्लॉइड सेल क्या होता है, हैप्लॉइड सेल समझ में आया ना। तो हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है जिसके पास वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, उसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। जिसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है उसे हैप्लॉइड कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, एन से। ओके, अगर कहीं एन लिखा है इसका मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। अगर मैं बोलूँ डिप्लॉइड सेल की बात करूंगा तो मैं वन की जगह पे क्या लिख दूँ, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम। जिसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोजोम हो उसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। इसको डिनोट किससे करते हैं बताइए, उसको डिनोट करेंगे 2n से। आया ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमें 2n का वैल्यू दिया है तो हम हैप्लॉइड निकाल लेंगे। जैसे हमने कहा मान लीजिए ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन की अगर आप बात करेंगे तो ह्यूमन में आपका जो डिप्लॉइड सेल होता है कितना होता है, 46। इसका मतलब 2n की वैल्यू क्या है, 46। अगर आपसे पूछे हैप्लॉइड बताइए तो हैप्लॉइड कैसे निकालेंगे, 46 का क्या कर लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा बताइए 23। तो किसकी वैल्यू निकली, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया ना। क्या हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल में किसी को दिक्कत है। अगर हम बात करेंगे, देखो हैप्लॉइड कब बनेगा, डिप्लॉइड कब बनेगा। हमने कहा अगर मान लीजिए कहीं माइटोसिस होता है हमारे बॉडी में, अगर माइटोसिस होता है हमारे बॉडी में तो वहाँ क्या होता है, आपके डिप्लॉइड सेल से क्या बन सकता है, डिप्लॉइड बन सकता है। डिप्लॉइड सेल से क्या बनेगा, डिप्लॉइड सेल बनेगा। समझ में आना। अगर मान लीजिए मियोसिस होता है, याद रखिए अगर मियोसिस होता है तो हमारे बॉडी में डिप्लॉइड सेल से क्या बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने की, क्योंकि अगर हम मियोसिस कराते हैं तो वहाँ डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना पड़ता है। इसका मतलब हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होगा, जब हम गैमीट बनाएंगे तो उसके अंदर कितना क्रोमोसोम देना होगा, 23। ये क्यों कराएंगे हम, मियोसिस क्यों करते हैं हम, माइटोसिस क्यों करते हैं हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता। बस आपको समझना है कि माइटोसिस में ज़्यादातर यही होता है कि भैया डिप्लॉइड सेल से क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है। इसका मतलब जितना क्रोमोजोम पेरेंट सेल में होता है उतना किस में होता है, डॉटर सेल में। पीसी का मतलब पेरेंट सेल, डीसी का मतलब डॉटर सेल, डीसी का मतलब डॉटर सेल। तो यहाँ देखो पेरेंट सेल में 46 है, यहाँ कितने हैप्लॉइड सेल है, इसका मतलब ये 23 हो गया है। ये इतनी समझ में आई बात है आपको। हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात करेंगे, समझ में आ गया। सेल आपके बॉडी में दो तरीके का होते हैं, मिटाने वाला कहाँ पे, वो दो सेल आपके बॉडी में कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के। एक होगा सोमैटिक सेल और एक होगा जेनाइटल सेल। समझ में आया ना। एक क्या होगा, एक सेल आपका क्या होगा, रुक जाइए, हाँ, आपके बॉडी में दो तरह के सेल होंगे। पहले ये जान लीजिए कि कौन सा सेल माइटोसिस करेगा, कौन सा सेल मियोसिस करेगा, पहले आपको ये जानना होगा। तो हमने कहा हमारे बॉडी में दो तरीके के सेल होते हैं, आया ना। तो सेल का अलग अलग वर्चस्व होता है, ये अलग अलग होते हैं, इनको आपको जानना होता है। अगर हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में हमको चोट लग गई, अगर चोट लगी है तो वहाँ हमेशा माइटोसिस ही होना रहता है। तो हमने आपसे कहा कि अगर मैं बात करूँगा सेल का, तो सेल आपके बॉडी में दो तरीके के होते हैं। एक होंगे सोमैटिक सेल, ओके, और एक होगा आपका जेनाइटल सेल। जेनाइटल सेल कह सकते हैं, सेक्स सेल कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं। सबको समझ में आ रहा हो। तो हमारे बॉडी में सेल होगा तो सोमैटिक जो सेल होगा ये ऑलवेज डन माइटोसिस, ऑलवेज डन माइटोसिस। जो आपका सोमैटिक सेल होगा हमेशा माइटोसिस करता है। अब जैसे मैंने कहा मेरे बॉडी मान लीजिए चोट लग गई, जब चोट लग जाएगी तो उसको घाव भरना है, तो वहाँ मियोसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ माइटोसिस ही होता है ना। तो हमारे बॉडी में हमें मतलब कि हमारी टोटल जो बॉडी है वो सोमैटिक सेल से बनी है। बस जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सेक्स सेल होते हैं। जब वो मियोसिस करेंगे, जब वो मतलब कि हमारे जो जेनाइटल सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस होती है कब, जब उनमें होता है गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब उनमें हमेशा
मतलब कि जो हमारा जेनाइटल सेल है, सेक्स सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ये सब भी क्या होते हैं, इनमें भी माइटोसिस होती है। जैसे मान लीजिए किसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चोट लग गई तो क्या वहाँ मियोसिस होगा? क्या नहीं, वहाँ माइटोसिस ही होगा उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ये मैंने कहा जब बच्चा छोटा सा तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ होगा? माइटोसिस। लेकिन हमने कहा अब अगर उसे गैमीट बनाना तो मियोसिस तभी होता है, मियोसिस तभी होगा जब क्या होगा उस सेल में गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। और जब उसके सेल में गैमेटोजेनेसिस होगा तो आपको पता होगा इसमें दो रूप होता है, एक का नाम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक का नाम क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या बनेगा? स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। तब यहाँ तो यहाँ क्या होगा? मियोसिस। और मैंने फीमेल में बात करी, क्या हो जाएगा? oogenesis। तो यहाँ क्या होगा आपका? क्या बनेगा? ओवम बनेगा। इसका मतलब जब फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता है, जब ओवम बनता है, तो ओवम किस सेल डिवीजन से बनता है? मियोसिस। और मेल में स्पर्म अगर बनता है तो किससे बनता है? मियोसिस। तो जब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा, इसका मतलब मैं बोलूं कि अगर कोई इंसान है उसने रिप्रोडक्शन करा ही नहीं, उसने गैमीट बनाया ही नहीं, तो उसमें क्या कभी भी मियोसिस देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई लड़के, लेकिन ये है जो मेल होते हैं, अगर मैं मेल की बात करूंगा, जो लोग मेल होते हैं, मेल में क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं उनके हिसाब से निकलते हैं, जब वो चाहेंगे तब निकाल सकते हैं। लेकिन फीमेल में नेचुरल है, उनको एमसी आनी है। इसका मतलब हर फीमेल में एक बार मियोसिस होगा। जैसे एमसी एक बार 1 महीने में आती है, उसी तरह उनके बॉडी में मियोसिस एक बार होना है। जब क्या बनेगा? ओवम बनेगा। कहानी समझ में आई? तो ये इसमें किसी को कोई दिक्कत? सोमैटिक सेल आया ना। अब आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका है सेल साइकिल। क्या है? सेल साइकिल। तो अगर कोई पूछेगा ये बताइए सेल साइकिल क्या होता है, तो आप कहेंगे सेल साइकिल क्या होता है? ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज। जेनेटिकली कंट्रोल सीरीज। आप कहेंगे सर जेनेटिकली कंट्रोल सीरीज मुझे समझ में नहीं आ रही। जेनेटिकली कंट्रोल का मतलब ये होता है कि भाई जब आपके बॉडी में सेल डिवाइड करना है तभी ये होगा। अपने मन से सेल डिवाइड नहीं कर सकता है, वरना अपने मन से करेगा तो चाहे जन अंग बढ़िए। समझ में आया ना। तो ये मतलब कि ये कंट्रोल्ड वे में होता है। जैसे कोई चलाता है कि भैया आपको चोट लग गई है 50 सेल बनाने की, तो भैया तुम जाना वहाँ 50 सेल ही बनाना। अगर 50 सेल नहीं बनाया तो वहाँ क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा, वहाँ पे कैंसर हो सकता है। समझ में आया ना। तो सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल सीरीज है। और क्या होती है? ये क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा किसको? जीनोम को। डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब क्रोमोसोम, समझ रहे हैं? इसी को जीनोम बोलते हैं। आया साइंथेसिस, और कुछ बनाता है। साइंथिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। सेल के अंदर बहुत सारी चीज होती है, जैसे हमने कहा सेल ऑर्गेनेल बनाएगा, उसके अंदर बहुत सारी जो रिच प्रोटीन रिच कंपाउंड होते हैं उसके अंदर बनाएगा। इसका मतलब अगर कोई सेल साइकिल चलती है तो उसके अंदर क्या क्या चलता है? वो क्या करेगा? साइंथिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होगा, साइटोप्लाज्म, इसको और बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। फिर क्या करेगा? सेल का क्या होगा? ग्रोथ ऑफ सेल। और फिर एंड लास्ट में क्या बनाएगा? एंड लास्ट फॉर्म डॉटर सेल। और क्या बनाएगा? डॉटर सेल बनाएगा। ये इसका सीक्वेंस है। हमने कहा सेल साइकिल का मतलब होता है ये जेनेटिकली कंट्रोल सीरीज होती है, ये अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी। जीनोम का मतलब आपका आरएनए जो भी डीएनए होता है क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगी कि नहीं करेगी? जब करेगी तभी तो आगे बच्चों में देगी। समझ में आया ना। फिर क्या होगा? वो अपने सेल के अंदर के मटेरियल को बनाता है। आपको पढ़ाया गया था, प्रोटोप्लास्ट पढ़ाया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया, सेल वॉल बनाया, सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया, ये सब बनाएगी। फिर सेल का क्या होगा? जब बना लेगी तो अपना क्या करेगी? वो ग्रोथ करेगी। जब ग्रोथ करेगी 2 पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड कर जाएगी। समझ में आना। इस लाइन में किसी कोई दिक्कत? हाँ, आगे की जो आपकी टॉपिक है, अब इसमें कह रहा है कि जो सेल साइकिल होती है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा नीट से बन सकता है। आपसे पूछेगा सेल साइकिल कंट्रोल्ड बाई। जो आपकी सेल साइकिल होती है वो कंट्रोल्ड की जाती है बाई प्रोटीन। उसका नाम क्या होता है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन में 2 नाम है, एक का नाम है साइक्लिन, एक का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या नाम है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अगर आपसे पूछे कोई ये बताइए सेल साइकिल को कौन चलाता है, तो आप बताएंगे 2 प्रोटीन चलाती हैं, एक का नाम है साइक्लिन, एक का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इसको लिख सकते हैं CDKS। CDKS ऐसे लिखते हैं, आया ना? CDKS। इसका मतलब यही चलाता है, रेगुलेट करता है कि सेल कब आपको सेल डिवीजन कराना है, कब नहीं कराना है, कब आपको रोकना है। जैसे हमने कहा मान लीजिए किसी के बॉडी में 50 सेल की रिक्वायरमेंट थी, उसको चोट लग गई तो घाव भरने लगा। अब मैंने क्या करा? अब ये नहीं रहेगा, तब उससे कहा गया बॉडी में जाइए 50 सेल भर के आइए। अब आपकी बॉडी में सेल गया, 50 सेल बनाने के बजाय वो 50 सेल बनाता गया, उसके बाद 50 बनाया, 60 बनाया, 70 बनाया, 80 बनाया। इसे तो आदमी से घूर बन जाए। क्या बन जाए? घूर। जैसे मैंने कहा सेल को भेजा गया जब आपकी ग्रोथ हो रही थी, जब आपकी बॉडी का ग्रोथ हो रहा था, कब से? मान लीजिए आप बचपन में रहे, 2-4 साल के थे, तो 2-4 साल में उनको कहा गया तुम जाओ हाथ में नहीं गए, मान लीजिए उनको मुंह में भेजा गया कि तुम नाक बना। अब नाक बनाया, पूरा नाक एकदम बकलोला से निकल गया।
आँख इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, है ना। उनका दांत दांत पूरा फरुआ बना दिए, है ना। उंगलियों को पूरा इनको नेल बनाना था तो नेल के मारे नल्ला बना दिए, जैसे नल्ला होता। नल्ला खाया है? नल्ला खाया जी? खाया है ना। तो नल्ला इसका मतलब क्या है? अब उनमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वो अपने मनमानी काम कर रहे हैं। और जब कोई बंदा मनमानी काम करेगा तो उसे बॉडी नहीं बनेगी, समझ में आया ना। तो वो चीज़ जैसे मैंने कहा, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के 6 उंगली आ जाती हैं। तो जब किसी के अंदर 6 उंगली आ गई तो आई कैसे? इसका मतलब हुआ कहीं भी गए होंगे, पीपा के कुल गए होंगे, बॉडी के अंदर घुस गए होंगे। वो कहा होगा 5 उंगली बनाए, वो पढ़वे नहीं किया, वो बनाया था 5 थी, मैं वो निकाल दिया, 6 आ गया, है ना। कभी कभी किसी के दांत ऊपर आ जाता, कैसी आता है? किसी किसी का दांत नीचे रहता है, ऊपर भी चढ़ जाता, कहता आप मजा लेते हैं, कैसी आता है? इसका मतलब जो दांत आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन उसमें हो रहा है। आया कि नहीं आ रहा? समझ में आया ना? आया। अब एक होगा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब होता है, ये क्या करता है? टेक डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। टेक डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। आपने टूल टैक्स का नाम सुना है? जब कोई गाड़ी, तो चेक पॉइंट 2 तरीके का होता, दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? एक का नाम है फर्स्ट चेक पॉइंट, एक का नाम है सेकंड चेक पॉइंट। आपने टूल टैक्स का नाम सुना होगा। जब आप हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे टूल टैक्स लगा रहता है कि भैया कोई भी आएगा तो उसकी गाड़ी क्या हो जाएगी, आपकी चेक की जाएगी कि आप इस रोड पे चले तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बिना चेकिंग वो जा नहीं पाते हैं। आपको इंडिया से मान लीजिए नेपाल जाए तो वहाँ पे भी चेक पॉइंट होता है, वो डिसीजन लेगा आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चेक पॉइंट होती है। तो ये क्या करेगी? सेल डिवीजन का क्या लेती है? डिसीजन। और चेक पॉइंट होती कितनी है? 2, फर्स्ट चेक पॉइंट और सेकंड चेक पॉइंट। जो फर्स्ट चेक पॉइंट होती है वो जीवन और यस के बीच में होती है, इसके बीच में होगी कि भैया जीवन वाले को यस में जाना है कि नहीं जाना है, वो डिसाइड करेगी। और ये किसके बीच में होगी? G2 to M। आया ना। तो G2 से इनको यम में जाना है कि नहीं जाना है, कि यहीं रुकना है, कि तुमको बैठ जाना है, कि तुमको कुछ भी करना है, ये कौन डिसीजन लेगा? सेकंड चेक पॉइंट। ये लाइन इतनी समझ में आई? आया ना। एक बार बोलते जाइएगा, फटाफट बोलिएगा। हमने कहा सेल की बात करेंगे, सेल कितने होंगे? 2। पहला, दूसरा जिसके अंदर सिर्फ माइटोसिस हो, सोमैटिक सेल। जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? मियोसिस। मतलब कि ये मियोसिस से क्या बनाएगा? इसका मतलब जेनिटल सेल, सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। कब? जब वो क्या करेगा? गैमेटोजेनेसिस। बाकी वैसे क्या होगा? माइटोसिस। तो गैमेटोजेनेसिस 2 तरीके का होता है। एक आपका क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक क्या होगा? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या बनाएगा? स्पर्म। और स्पर्म तो हैप्लॉइड होता है, और ये क्या है? ओवम। इसका मतलब ये सब हैप्लॉइड है। इसका मतलब इसके अंदर, हाँ हो गया। इधर आइए, सेल साइकिल की बात कर ली हमने। कहा अगर बात करेंगे सेल साइकिल को चलाने वाला कौन है? साइक्लिन, और दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। हमने कहा चेक पॉइंट क्या करता है? ये डिसीजन लेता है सेल डिवाइड कराना है कि नहीं कराना है। मैंने कहा G1 से लेके S के बीच में फर्स्ट चेक पॉइंट होता है, और G2 M के बीच में क्या होता है? सेकंड चेक पॉइंट होता है। ये लाइन समझ में आई सबको? अरे आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। ओह ये चलिए, इतनी बातें समझ में आई। अब हम आगे चलेंगे, तो आप बताइएगा, बोलिएगा, अगर मान लीजिए सेल को डिसीजन लेना है कि सेल डिवाइड करना, उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? अगर सेल को डिसीजन लेना है कि सेल डिवाइड करे या ना करे, उसको क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट। चलिए, अब हम क्या करेंगे? दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे। अब आपका जो पॉइंट आएगा, ये हो गया आपका जनरेशन टाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जनरेशन टाइम का। अगर कोई पूछता है कि जनरेशन टाइम पे एमसीक्यू भी कराएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे बाद में। जनरेशन टाइम का मतलब होता है टाइम, या आप लिख सकते हैं जनरेशन टाइम का मतलब पीरियड टेकन टू कंप्लीट वन
सेल डिवीजन। तो जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि कितना समय लिया गया है एक सेल डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। एक सेल ने कितना समय लिया है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब जनरेशन टाइम पूछेगा आपसे, पूछेगा ह्यूमन का बता दीजिए, तो हम कहेंगे ह्यूमन की बात करेंगे अगर आप, T1 में G1 S G2 M, इसका 10 9 4 1, ये ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे, G1 में कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा। तो अब इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट फेज है। फिर ये क्या है, थोड़ा सा तो आपसे पूछेगा कि पीरियड के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जनरेशन टाइम पूछेगा, ह्यूमन का जनरेशन टाइम लिखिए बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो आप क्या बोलेंगे, G1 S G2 और M, ये बढ़ते हुए क्रम में है क्या, जनरेशन टाइम। अगर आपसे ईस्ट का पूछेगा तो ईस्ट का जनरेशन टाइम 90 मिनट होता है, ये 90 मिनट में डिवाइड कर लेता है। आया, बैक्टीरिया की पूछेगा तो बैक्टीरिया आपको कितने मिनट में, 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई आपको, कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग ये सब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है इनका क्या है, सेल डिवीजन तगड़ा है, ये इनका सेल जल्दी से डिवाइड करते हैं। इसीलिए देखिए ये सब इसलिए हमारे इलाके में ज़्यादा ग्रो करते हैं। कम मिनट में डिवाइड करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा हमें, जब कम मिनट में डिवाइड करेगा तो इसकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा बढ़ेगी ना। हमारे सेल को ग्रो करने के लिए 24 घंटा चाहिए और इनके सेल को ग्रो के लिए 20 मिनट, तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया। फिर आपका क्या हो गया, जनरेशन टाइम। अगर आपको जनरेशन टाइम ह्यूमन के याद करना तो क्या बोलेंगे, 10 9 4 1, ये सीरियल तो याद ही होगा, GS G2 M, 10 9 4 1 याद हो गया। चलिए अगर हम आगे की बात करेंगे इसमें, तो अब सेल साइकिल में आते हैं हम लोग। हमने कहा जो हमारी सेल साइकिल होती है, इस सेल साइकिल को चलाने के लिए 2 फेज होते हैं, एक फेज होगा लॉन्ग, एक फेज होगा शॉर्ट। एक लॉन्ग फेज होगा, एक शॉर्ट फेज होगा। आया ना, एक लॉन्ग फेज होगा LONG H, अच्छा ये LONG सही है। एक आपका लॉन्ग फेज होगा और एक क्या होगा, शॉर्ट फेज होगा सेल साइकिल को चलाने के लिए। ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए लॉन्ग फेज को बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, इसको मैं बोलूंगा पहला नॉन डिवाइडिंग फेज। इसका मतलब ये कभी भी इसमें डिवाइडिंग नहीं होता, नॉन डिवाइडिंग फेज। ऐसे क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग फेज। क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग फेज बोलेंगे। समझ में आया, ये आपका डिवाइडिंग फेज हो गया। ये सेल साइकिल का कितना परसेंट लेगा, 95%। सेल साइकिल का कितना परसेंट चलता है, 95%। इसका मतलब ज़्यादातर जो काम होता है सेल साइकिल में, सबसे ज़्यादा काम होता है किसमें, लॉन्ग फेज में, है ना। और इसमें क्या होगा, 5%। अब इसका नाम दे दीजिए, इस फेज को कहते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और इसे क्या बोलेंगे हम, यम फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यम फेज। इंटरफेज हो गया, यम फेज हो गया। अच्छा इंटरफेज को क्या कहते हैं, इंटरफेज को नाम देते हैं नोन एज। इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है नोन एज के नाम से। एक नाम है इसका प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी फेज, इसको प्रीपरेटरी फेज भी कहा जाता है। आया ना, ये नाम है इसका, आया। अब इसमें क्या देखिए, इंटरफेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, फॉर सेल डिवीजन। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि भैया मैं जाके डिवाइड करूंगा, लेकिन सेल डिवीजन करता नहीं है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट, एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट। इसमें क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसमें सेल डिवीजन होगा। इसकी बात करेंगे, आया ना। आपने नर्व सेल का नाम सुना होगा, नर्व सेल का नाम सुना है। तो जो आपके नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल है वनली इंटरफेस, वनली इंटरफेस। नर्व सेल के पास सिर्फ इंटरफेज होता है, इनमें कभी यम फेज नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करता। जब डिवाइड नहीं करता तो भैया हमको ये यम फेज लगाने का जरूरत है। तो नर्व सेल हैव ओनली इंटरफेज थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। इसका मतलब नर्व सेल के पास सिर्फ इंटरफेज रहेगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा क्या नर्व सेल के पास G1 S G2 होगा, होगा, क्योंकि G1 S और G2 किसके फेज हैं, इंटरफेज के। आपसे पूछेगा इसका फेज बताइए, तो क्या बोलेंगे, G1 S G2 ये किसके फेज हैं, या किसके फेज, ये इंटरफेज के पार्ट है। अगर मैं यम फेज की बात करूंगा तो यम फेज जो आपका होता है,
इसमें दो फेज होता है, एक क्या होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक क्या होगा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, ये क्या होगा साइटोकाइनेसिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको शॉर्ट फेज और लॉन्ग फेज समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए, हमने कहा कि सेल साइकिल को दो फेज में चलाते हैं, एक का लॉन्ग फेज बोलेंगे, एक को शॉर्ट फेज बोलेंगे। जो लॉन्ग फेज होता है ये डिवाइड, इसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। ये सेल साइकिल का 95% चलता है, ये 5% चलता है। इसको क्या बोलेंगे इंटरफेज, इसको क्या बोलेंगे एम फेज, इसको हम प्रीपरेटरी फेज कहते हैं या रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। रेस्टिंग मतलब आराम कर रहा है। इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, है ना। तो नर्व सेल जो होता है सिर्फ उसमें इंटरफेज पाया जाता है, इसका मतलब नर्व सेल के अंदर G1 या G2 फेज रहेगा, यम फेज कभी भी नहीं रहता, क्योंकि नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता। जब बच्चा पैदा हो गया जितने भी न्यूरॉन उसके अंदर रहेंगे उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा ना बनेंगे ना घटेंगे। इसलिए जब किसी इंसान को पैरालिसिस मार देता है तो हम न्यूरॉन उसके अंदर चढ़ा नहीं पाते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है ना, वैसे न्यूरॉन का भी करा दे तो इंसान बच जाता, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि जो नर्व सेल है वो सेल डिवाइड उसके नहीं करते। ये लाइन समझ में आई सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पढ़ना होगा, अब हम क्या करेंगे G1 स्टार्ट करेंगे, यस स्टार्ट करेंगे, G2 स्टार्ट करेंगे, ये हमें इसे पढ़ना होगा। इतने में किसी कोई दिक्कत बताइए? आया? चलिए हाँ ये हो गया आपका। अब आगे चलिए, अब आगे क्या करना है हमें, इंटरफेस के बारे में मैंने बता दिया आपको। G1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले सेल साइकिल बता देते हैं आपको। देखिए ये सब ने कहा कि मान लीजिए मैं सेल साइकिल बना दूं, तो मैंने कहा ये मान लीजिए गोला स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा सबको, सही से बनानी है तो आप मान लीजिएगा। देखिए यहाँ मैं बोलूँगा सबसे बड़ा कौन, तो मैं इसे बड़ा भी बना दूँ। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है G1, कितने घंटे का, 10 आवर का। ये सेंटर में नहीं है लग रहा है मुझे। अच्छा ये कितने घंटे का, 9 आवर। ये कितने का, 4 आवर। ये कितने का, इसका मतलब ये आपका ये पतला होगा और ये क्या होगा थोड़ा सा आपका बड़ा होगा। तो ये 9 घंटे का होता है, इसका नाम यस फेज है। ये कितने घंटे का होगा, और ये 1 घंटे का। अब देखिए इसमें कितने फेज होंगे, 4, 1 2 3 4 ऐसे होंगे। इसको बोलेंगे पमाट, ये हो गया। अब यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके जो आपका ये फेज है, यहाँ से लेके आपने जो फेज लिया है, यहाँ से लेके ये वाला जो फेज है आपका पूरा, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका फेज है ये वाला पूरा आप समझिएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप फेज देख रहे हैं, ये कौन सा फेज है, ये यहाँ पर कौन सा फेज है, इंटरफेज। समझ में आया? और जो यहाँ से यहाँ का फेज है ये वाला इतना सा लेके यहाँ तक, इसे क्या बोलेंगे, यम फेज। और ये जो फेज है ये इसी को बोलते हैं G0 फेज या क्वासिएंट फेज। समझ में आया ना, क्या बोलेंगे, G0 या क्वासिएंट फेज। ये आपको कहानी समझ में आ रही, कोई दिक्कत इसमें किसी को आ रहा है? अब इसको बताएं, जगह है ना, चलिए जगह है, अब इसको बताएं अलग से। चलिए तो ये सेल साइकिल समझ में आ गया सबको, ऐसे बनाएंगे। ये G1 है, इसके बाद यस आएगा, ये साइकिल बनाया गया कि मतलब पहले G1 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, घंटे भी मैंने लिख दिए ह्यूमन का अगर बात करेंगे तो। ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सेल साइकिल मैंने आपको बना दिया। हाँ अब इसमें देखिए आगे, अब मैं क्या करूँगा, एक एक सेल साइकिल को स्टार्ट करूँगा।
देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने ये देखिए मैंने सेल साइकिल बना लिया, ठीक दिख रहा है सबको। मैंने सेल साइकिल बना लिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये आपका ऐसे रहेगा। तो मैं बात करूँगा किसका, इसकी बात करूँगा। तो ये जो आपका फेज है, ये वाला कौन सा फेज है, ये तो आपका यम फेज है, ये G2 फेज है, यस फेज है, और ये क्या है, जीवन फेज। तो हम जीवन की बात करेंगे। तो जीवन को बोलेंगे ये क्या है, ये फर्स्ट फेज होता है, ये फर्स्ट फेज है। आया, फर्स्ट फेज में क्या होगा, इसमें देखिए अब फर्स्ट फेज में ये जीवन फर्स्ट फेज होता है। इसमें फर्स्ट फेज में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का इसमें साइंथिस होगा। आरएनए और प्रोटीन का क्या होगा, साइंथिस होगा। सेल ऑर्गेनेल क्या होगा, इसमें सेल ऑर्गेनेल का क्या होगा, साइंथेसिस होगा। आया, डीएनए इसमें क्या करेगा, डीएनए रिपेयर हो सकता है, डीएनए का साइंथेसिस नहीं होगा, इसमें डीएनए रिपेयर होगा। मान लीजिए डीएनए में कोई दिक्कत है तो वो रिपेयर हो सकता है, समझ में आया ना। और इसमें क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, समझ में आया ना। एटीपी मतलब एनर्जी बनेगी। तो जीवन में क्या होता है, ये फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज, और इसमें आरएनए और प्रोटीन क्या होगा, साइंथिस होगा, सेल ऑर्गेनेल का साइंथिस होगा, डीएनए रिपेयर होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, समझ में आया ना। अब देखिए, जब सेल, मैंने कहा मैंने सेल इंटर इन जीवन, जब सेल जीवन में इंटर करता है उसके बाद दो ऑप्शन होता है, सेल इंटर इन जीवन, इट हैज टू ऑप्शन। अगर कोई सेल इसमें इंटर करता है उसके बाद दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है, इंटर इनटू यस फेज। वो क्या करेगा, जीवन में जब कोई सेल जीवन में इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उसका पहला ऑप्शन होता है या तो यस फेज में इंटर कर जाए, है ना। जब इंटर करेगा इनटू यस फेज में तो क्या करेगा, स्टार्ट सेल साइकिल, सेल साइकिल को आगे बढ़ा देगा। और दूसरा क्या है, अरेस्ट इन G0 फेज, है ना। या वो क्या करेगा, G0 फेज में यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। यहाँ G0 बताया था ना, G0 होता है। तो हमने कहा जीवन में कोई भी जब सेल इंटर करता है उसके बाद दो ऑप्शन होता है कि मैं जीवन का काम करके मैं कहाँ चलाऊँ, यस में। तो मैं यस फेज में पहुँचेगा तो इसका क्या हो जाएगा, साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन की ओर बढ़ जाएगी। अगर इसका मन करा कि अरेस्ट होने के लिए, अब अरेस्ट क्यों होगा, अरेस्ट इसलिए होगा, हो सकता है माइटोजन ना मिला हो, मतलब माइटोजन जो एक्टिवेट करता है सेल डिवीजन को, माइटोजन या एनर्जी रिच कंपाउंड जो इसको जरूरत है काम करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कोई लेबर है, काम करने आपके घर पे आया, वो कहा भैया ईंटा ला के रखिएगा, ईंट ला के रखिएगा, आप ईंटा नहीं रखे तो क्या करेगा, वो खाली बैठेगा ना भाई, क्या करेगा, खाली बैठेगा। समझ में आया ना। तो अरेस्ट इन G0 फेज, समझ में आया ना। ये किसी कहानी रही फर्स्ट फेज का, समझ में आया। ये क्या हो गया, जीवन का, जिसमें आरएनए प्रोटीन साइंथिस होता है। अब हम किसकी बात करेंगे, यस का। किसकी बात करेंगे, यस का। तो यस की बात करेंगे, अगर यस की बात करेंगे, यस फेज का, इसमें तीन नाम आपको हमेशा याद रखना है। इसमें क्या होता है, डीएनए क्या करेगा, डीएनए इसमें साइंथेसिस होगा। इसका मतलब आपका डीएनए 2C से कन्वर्ट होगा 4C में। यहाँ 4C का मतलब है डीएनए कंटेंट, आया ना। और हिस्टोन का साइंथेसिस में होता है, हिस्टोन का क्या होगा, साइंथेसिस। और डीएनए क्या होगा, और सेंट्रियोल क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल आपका डुप्लीकेट करेगा। और इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, इसमें क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ेगा। अब इसको बता रहे हैं, यस फेज समझ में आया आपको। यस फेज ही मेन है नीट में, याद रखिएगा, इसके भी क्वेश्चन कराएंगे। यस फेज मेन है नीट में। इसमें डीएनए का साइंथिस होगा, डीएनए आपका 2C से किस में चेंज होगा, 4C में। हिस्टोन में क्या होगा, हिस्टोन का भी साइंथिस होगा, हिस्टोन भी बनेगा। और सेंट्रियोल क्या होगा, डुप्लीकेट करेगा। और क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत बड़ी बात है। इसमें आइए, अब यहाँ तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो आपको फर्स्ट फेज बता दिया और यस फेज बता दिया। अब यस फेज से यहाँ पे क्वेश्चन करा देते हैं। पहले मैं इसका ले लेता हूँ स्नैप एक, फिर क्वेश्चन कराता हूँ आप। देखिए,
अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा जीवन फेज में आरएनए प्रोटीन का साइंथिस होगा, सेल ऑर्गेनेल क्या होंगी, साइंथिस होंगी। देखिए यहाँ लिखा डीएनए रिपेयर, यहाँ लिखा डीएनए साइंथिस, दोनों में फर्क है। यहाँ एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, इसमें डीएनए से रिपेयर हो रहा है। जीवन के पास कितने ऑप्शन होते हैं? दो, या तो मैं यस फेज में चला जाऊं या तो मैं कहाँ पीछे रुक जाऊं। इसकी बात करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे यस फेज में डीएनए का साइंथिस होगा, वो 2C से 4C बनेगा, हिस्टोन साइंथिस होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम नंबर लेकिन कांस्टेंट। इसका मतलब डीएनए बढ़ रहा है, क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार जब आप घर पे पढ़ेंगे, एक बार वीडियो और देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आया ना? अभी समझ में आ रहा है सबको? अब क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा देखो एक होता है एन वैल्यू और एक होता है सी वैल्यू। पहले जान लीजिए, एन वैल्यू का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, और सी वैल्यू का मतलब होता है डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट। तो हमने कहा कि जब हम जीवन फेज में थे तो वहाँ डीएनए भी सेम था और क्रोमोसोम में। तो हमने कहा मान लीजिए हमारे पास ये है 1 2। अब मैं बोलूँ इसका आप क्या बताइए, एन वैल्यू बताइए, सी वैल्यू बताइए, एन वैल्यू बताइए और सी वैल्यू। तो मैं बोलूँगा इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, तो एन वैल्यू का मतलब ये क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं, और डीएनए कितने हैं, डीएनए भी आपके 2 हैं। जितना क्रोमेटिड उतना डीएनए, तो एक क्रोमेटिड है तो एक डीएनए, 2 क्रोमेटिड है तो 2 डीएनए, सी का मतलब डीएनए होता है। अब मैंने कहा इसको मैंने लाया यस फेज में, इसमें ला रहा हूँ यस फेज में। जब ये यस फेज में आएगा तो अब देखिएगा यस फेज में क्या होता है, आपका लिखा है देखिए यस फेज में डीएनए साइंथिस मतलब 2C से 4C और क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। तो मैंने कहा कि जब मैं इसमें आऊँगा तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो गया, क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया, क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया। अब जब क्रोमेटिड का नंबर बढ़ा तो आप देखेंगे एन का मतलब क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2, क्रोमोसोम तो सेम है, लेकिन सी क्या है, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या बढ़ा आपका, डीएनए कंटेंट बढ़ा है, इसका मतलब क्रोमेटिड का नंबर बढ़ा है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? एन वैल्यू का मतलब क्रोमोसोम से मतलब है, सी वैल्यू का मतलब डीएनए कंटेंट से मतलब है। अब इसका मतलब हमने ये सीख लिया, थोड़ी सी बात हमने ये सीख लिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप मान लीजिए क्वेश्चन पूछे, मैं क्वेश्चन आपको लगा दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछेगा कि एक सेल है, यहाँ दिख रहा है आपको? अच्छा इसको एक बार हम एक क्वेश्चन यहाँ ले, मान लीजिए क्वेश्चन पूछे आपसे कि कोई सेल है जो ए है, आया ना, और उसके पास जो आपका एन की वैल्यू है वो मान लीजिए 20 है और सी की वैल्यू 180 पिकोग्राम है। डीएनए को इसमें नाम मापा जाता है 180 पिकोग्राम, ये पिकोग्राम लिखा है। तो आपसे पूछेगा तो आप बताइए जीवन में कितना होगा, यस में कितना होगा और G2 में कितना होगा इसकी वैल्यू, ऐसे पूछेगा। तो आपको क्या, आपको पता होता है कि एन की वैल्यू और सी की वैल्यू जीवन में तो कांस्टेंट रहती है, यहाँ कहीं बढ़ रही थी क्या, कहीं का, तो जीवन में क्या रहेगी वो, तो इसका मतलब एन की वैल्यू भी 20 रहेगी और सी की वैल्यू भी 180 रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम यस फेज में जाएंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है, एन की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन सी का वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल 180/2, तो कितना हो जाएगा 360। तो आपका क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, आपका डीएनए कंटेंट कितना होगा, 360 हो गया। अब यहाँ यस से आपका डीएनए क्या हो गया, बढ़ गया है। जब यस से डीएनए बढ़ा है तो यहाँ भी क्या होगा, वही सेम रहेगा, 20C 180/2, कितना हो गया 360। समझ में आया ना, तो ये डबल हो जाता है। आया कि नहीं आया, ये किसको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा एक बार फिर से बता दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि क्वेश्चन क्या, यहाँ देख, मैंने कहा कि जीवन फेज में डीएनए कभी भी डबल नहीं होता, जैसा था वैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें 50 है, एन की वैल्यू 50 है और सी की वैल्यू कितना है आपके, मान लीजिए 40 है, तो मैंने कहा ये सेम रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे, इसमें आएंगे, तो आपका क्या बढ़ता है, आपका क्या बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, वो क्या होगी, डबल हो, 2C से डबल नहीं हो रहा है, 4C। हमने कहा 2C से क्या हो रहा है, 4C। तो अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है कि एक सेल है जिसके पास एन की वैल्यू 20 है, तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डीएनए कंटेंट नहीं, एन का मतलब क्रोमोसोम है। इसका मतलब चाहे जीवन हो, चाहे यस हो, चाहे G2, एन की वैल्यू कभी चेंज होने वाली, एन की वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन एन अगर जीवन में आएगा तो मैंने कहा जीवन में देख लो, पूछेगा जीवन में बताइए, तो एन बराबर क्या होगा 20 और सी बराबर क्या होगा 180। तो एन की वैल्यू समझो कांस्टेंट होगा। तो अगर आप यस में आएंगे तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी।
क्रोमोजोम नंबर कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये चेंज होगा 180 में कितना मल्टीप्लाई कर दो 2, तो कितना हो गया 360। अगर मान लीजिए पूछेगा G2 में बताइए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 20 और C का वैल्यू क्या होगा 180 इंटू 2 बराबर 360। समझ में आया ना। इसका मतलब हमने ये सीखा कि चाहे कोई भी फेज हो n की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आया ना, ये समझ में आया क्वेश्चन। किसी कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना? आ गया सबको? तो सी वैल्यू एन वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकलेगा? चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर इसको पढ़ाएं। G2 की बात करेंगे हम। हाँ, अब एक क्वेश्चन और है, देखिएगा ध्यान से। ये तो निकाल ही लेंगे आप। आपसे पूछे रहा है कोई सेल है जिसका नाम है A। आया? इसका n की वैल्यू कितनी है 10 और C की वैल्यू कितनी है 60 पिकोग्राम। आया? तो पूछ रहा फाइंड वैल्यू ऑफ C इन m फेज। आपसे कह रहा है कि आप C का वैल्यू बताइए m फेज में। तो अब क्या करो, पहले G1 का निकालो, G1 G2, G1 के बाद क्या आएगा भाई, यस G2 और क्या होगा m। अब निकालो G1 में कितना होगा, ये n की वैल्यू कितनी होगी 10 और C की वैल्यू होगी 60। यहाँ क्या होगी n की वैल्यू 10, यहाँ भी n की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ भी n की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। हर जगह n की वैल्यू 10 ही रहेगी ना भाई। चेंजेस किस में आएंगे, अब यस में आ गया तो C की वैल्यू 60 इंटू 2 120, C की वैल्यू 60 इंटू 2 बराबर 120। यहाँ C की वैल्यू कितना 60 इंटू 2 बराबर 120। तो यम फेज में, यम फेज पूछ रहा है ना आपसे, तो किसी की वैल्यू कितना होगा 120। आया समझ में? आ रहा है? क्या सेम रहा? क्रोमोजोम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन असल है C वैल्यू 30 पिकोग्राम। आया ना? और कह रहा है व्हाट विल बी C वैल्यू इन यज्ञ। कह रहा है यज्ञ के अंदर C वैल्यू क्या होगा। कह रहा है एक सेल है जिसकी C वैल्यू 30 पिकोग्राम है और व्हाट विल द C वैल्यू इन यज्ञ में पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे, आप समझिए इसको, अब ये आसान है। तो आप जानते होंगे सेल है ना, तो सेल क्या होता है भाई, डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड का मतलब 2n, और 2n का वैल्यू कितना रखा है 30 पिकोग्राम। तो लिख लीजिए 2n बराबर 30 पिकोग्राम। आया? अब ये 2n है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, डिप्लॉयड की वैल्यू दिया है। तो यज्ञ का पूछ रहा है ना, तो यज्ञ का आपका कर लीजिए, हैप्लॉयड कर लीजिए। हैप्लॉयड करेंगे तो क्या करेंगे, n बराबर 30/2, कितना होगा n की वैल्यू 15। और यज्ञ क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो यज्ञ की वैल्यू क्या आ गई, इसमें C वैल्यू क्या है आपका 15 है। अगर मान लीजिए एंडोस्पर्म का पूछे, तो एंडोस्पर्म का पूछेगा तो कहेंगे 15 + 15 + 15, ये इसका क्या 15 कितना हो गया 45। ये इसकी क्या है C वैल्यू। आ रहा समझ में? आसान है कि नहीं आसान है? आ गया समझ में? बस इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कह रहा है एक सेल का C वैल्यू ये है, C वैल्यू दिया है, तो आपको सिर्फ निकालना क्या है, यज्ञ की C वैल्यू बताइए। तो हमने कहा इसका मतलब ये सेल नाम दे, तो सेल डिप्लॉयड होता है। तो सेल का डिप्लॉयड, तो इसका वैल्यू कितना 30 हो गई भाई, इसका वैल्यू 30। तो हमने कहा था अगर हमको हैप्लॉयड निकालना तो n को इधर कर लीजिए, तो 30/2 15, यज्ञ का निकल गया आपका 15। यही तो पूछ रहा था। एंडोस्पर्म का पूछेगा तो एंडोस्पर्म का होता है ट्रिप्लॉयड होता है भाई। एंडोस्पर्म क्या होता है आपका, अगर पूछेगा एंडोस्पर्म का नंबर बताओ रहा, तो एंडोस्पर्म क्या होता है ट्रिप्लॉयड। तो n की वैल्यू कहाँ, n की वैल्यू पता है आपको, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 15। तो 15 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 45। आया समझ में? ऐसे बनता है, कोई दिक्कत इसमें? आ गया? चलिए आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए, अब एक फेज आपका बचा था, जिस फेज का नाम क्या है आपका, एक फेज आपका बचा है जिस फेज का नाम क्या है, G1 G2 और G2 फेज के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए आपका एक फेज बचा है G2 फेज, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे सेकेंड ग्रोथ फेज। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, डीएनए साइंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। डीएनए साइंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसमें डीएनए की साइंथेसिस नहीं होगी, रुक जाएगा। दूसरा आरएनए और प्रोटीन का साइंथेसिस क्या होगा, स्टार्ट रहेगा। आरएनए प्रोटीन साइंथेसिस स्टार्ट, मतलब कि जैसे जीवन में था ऐसे G2 में भी बात करी जा रही। और क्या बताया इसमें, सेल वेट फॉर सेल डिवीजन। इसका मतलब सेल भैया क्या है, तैयार है कि भैया क्या करो, सेल डिवाइड करो। जैसे मैंने कहा शादी के लिए दूल्हा तैयार होता है, आया गाना चलता है, कौन कौन गाना चलता है, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरे, अब 2050 में क्या बोलेंगे, आज मेरे बुरों की शादी है, आया। तो ये चीज़ है, यह समझ में आया सबको G2 फेज के बारे में। तो G2 फेज के बारे में समझ में आया कि नहीं आया सबको। इसके बाद कौन सा फेज चलेगा, यम फेज। यम फेज बताया ना सबको आपको कहानी। तो ये G2 फेज समझ में आ गया, आइए समझते हैं। तो G2 फेज की ये कहानी थी। जैसे हमने कहा G2 फेज के बारे में पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे G2 फेज में क्या होता है, यही मेन होता है। ये कभी क्वेश्चन आता है मेन, मैंने कहा ना सेल साइकिल अगर मेन है तो यस फेज है, मेन है तो यस फेज, बाकी नॉर्मल सब। अब आइए यम फेज की बात करते हैं। अगर मैं बात करूंगा यम फेज का, किसका, यम फेज का, तो यम फेज को हम नाम देते हैं, यम फेज को हम नाम देंगे माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज के बारे में क्या होता है, इसके बारे में मैं सारा आपको बता चुका हूं। इसमें दो फेज होता है, एक होगा कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, और एक कौन सा फेज होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कौन आएगा, पमाट। कौन आएगा, पमाट। मैंने आपको बताया था। पी का मतलब प्रोफेज, और यम का मतलब मेटाफेज, और इसका मतलब एनाफेज, और इसका मतलब क्या होगा, टीलोफेज। ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा सबको। अब इधर देखो, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, बोलो। साइटोकाइनेसिस प्लांट एनिमल में क्या होगी, अलग अलग होगी। प्लांट में अगर होगा साइटोकाइनेसिस तो क्या बनाएगा, फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बनाएगा, हाँ इसको बताएंगे। और अगर एनिमल में होगा तो क्या बनाएगा, फ्यूरो फॉर्मेशन होगा, फ्यूरो फॉर्मेशन। तो आपसे कोई पूछे कि ये बताइए साइटोकाइनेसिस प्लांट में अगर होती है तो क्या बन के होती है, फ्रैगमोप्लास्ट। अगर एनिमल होती तो क्या बनेगी, फ्यूरो फॉर्मेशन। क्या होगा उसके बारे में और बताएंगे आगे। ये समझ में आया आपको, किसी को दिक्कत है ना। अब देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यम फेज, जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यम फेज, जब यम फेज कंप्लीट हो जाता है, सेल गोज इनटू फ्रेश फेज। कंप्लीशन के बाद सेल कहाँ आता है, फ्रेश फेज को बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलेंगे, G0 फेज या क्वोशिएंट फेज, QUIESCENT, क्वोशिएंट फेज। समझ में, इसमें जाता है, किस में जाएगा, क्वोशिएंट फेज में। समझ में आया ना, किस में जाएगा, क्वोशिएंट फेज में। तो हमने कहा कि जब यम फेज खत्म हो जाता है तो सेल कहाँ जाता है, सेल कहाँ जाएगा, फ्रेश मीडियम में। उसे क्या बोलेंगे, G0 फेज या क्वोशिएंट फेज बोलेंगे। इसी को बोलते हैं कौन सा फेज,
अब देखो, जैसे हमने कहा मान लीजिए सेल डिवीजन करना है, तो हमने कहा जब मान लीजिए मैं सेल डिवीजन करा रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर सेल बना रहा हूँ, तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना भाई। अगर मैं उसको माइटोजन ना दूँ सेल साइकिल, जैसे मैंने कहा मान लीजिए सेल साइकिल चल रही है, अब क्या है, मैंने कहा था 50 सेल बना दो, तो 50 सेल बन गया। अब मुझे 51 सेल की जरूरत है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे माइटोजन की कमी कर दूंगा, एनर्जी रिच कंपाउंड की कमी कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आपका सेल साइकिल तुरंत रुक जाएगी। मैंने कहा 1 लीटर, आपको पता होगा कोई बाइक है 1 लीटर में 70 किलोमीटर तक जाती है, तो अगर मैं 1 लीटर तेल डलाऊंगा तो 70 ही जाएगी, 71 जाने वाली नहीं। इसका मतलब अब उसकी सेल साइकिल क्या हो गई, बंद हो गई। समझ में आया ना। तो क्या होता है, जब सेल साइकिल स्टॉप करना होता है तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोजन अब्सेंट कर दिया जाता है, और रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो उसको एनर्जी देते हैं वो सब कम कर दिए जाएंगे, तो सेल साइकिल क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया ना। तो इसके बाद क्या हमें पढ़ना है, यही पढ़ना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी आपका, यहाँ एक लाइन लिखा है सेल साइकिल अरेस्टेड, फिर क्या हो जाएगी, सेल साइकिल क्या हो जाएगी, अरेस्टेड हो जाएगी। अब अगर इसको हम ड्यू टू एब्सेंट ऑफ क्या बोलेंगे, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। समझ में आया ना। इसमें माइटोजन के एब्सेंस में और एनर्जी रिच कंपाउंड में क्या हो जाएंगे, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी। अब ये तभी आगे बढ़ेगी जब इसमें हम क्या डालेंगे, माइटोजन और एनर्जी रिच कंपाउंड जब डालेंगे तो फिर से सेल साइकिल चलेगी। इसका मतलब जब हमें सेल की ज़रूरत नहीं है तो अभी हमें सेल साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना, आया कि नहीं आया, समझ में आया, अरे बोला, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका पूछेगा जी नॉट फेज क्या होता है, जी नॉट फेज। अगर हम बात करेंगे जी नॉट फेज का तो क्या समझेंगे, आइए। अगर मैं बोलूं जी नॉट फेज, या इसे बोलूं, क्या स्पेलिंग है इसका, क्वासिएंट फेज, जी नॉट फेज या क्वासिएंट फेज। जरा इंक तो हमको, तो इसमें इंक नहीं, लाओ, कहाँ गया इंक, पता नहीं क्या पिलाए हो तुम लोग इसको, दो बोझ जिंदगी पिलाए हैं। अब देखिए, क्वासिएंट फेज का मतलब होता है इन एक्टिवेशन ऑफ क्या, सेल साइकिल। जब आपकी सेल साइकिल इनएक्टिव हो जाती है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। आया ना, ये क्या होता है, लेकिन सेल क्या होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इसमें सेल क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मर नहीं जाएगा, एक्टिव रहेगा। आया ना। सेल ग्रोथ स्टॉप, सेल का ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप रहता है। सेल कैन ज्वाइन सेल साइकिल एनी टाइम, सेल कैन ज्वाइन सेल साइकिल एनी टाइम। जो सेल होगा वो सेल साइकिल को किसी भी टाइम पे जुड़ सकता है। ये क्या हुआ आपका जी नॉट फेज या क्वासिएंट फेज। समझ में आया ना। जी नॉट फेज, क्वासिएंट फेज ये कहता है कि जब मान लीजिए सेल साइकिल चल रही हो और सेल साइकिल को माइटोजन ना मिले, एनर्जी रिच कंपाउंड ना मिले, तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है। उसमें सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, सेल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और सेल कभी भी सेल साइकिल को ज्वाइन करने में तैयार रहता है। कब, जब उसको फिर से क्या देंगे, माइटोजन और एनर्जी रिच कंपाउंड। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जी नॉट फेज तभी आता है जब सेल साइकिल नहीं चलती। आया समझ में। अब आपसे एक फिर पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन की बात करूंगा तो इसका एक ट्रिक मैंने बनाया, आप उसी से याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है, काश जी रट्टू तोता होता, काश जी रट्टू तोता होता। समझ में आया ना। अगर पूछेगा सेल डिवीजन क्या इंपॉर्टेंस है तो क्या बोलेंगे, काश जी रट्टू तोता होता। तो सी का मतलब होता है
पहला सेल मल्टीप्लिकेशन, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो सेल डिवीजन से क्या हो रहा है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब सेल जुड़ते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। आया ने सबने कहा कि हमारे बॉडी में जाइगोट होता था तो एक सिंगल सेल रहता था, अब उस जाइगोट में डिवीजन कराएंगे, जब सेल का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तब तो और ऑर्गेनिज्म बनेंगे पूरा। ये हो गया। ए का मतलब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सेल डिवीजन इज रिप्रोडक्शन। अगर इनमें सेल डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें सेल डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। सेल डिवाइड हुआ, उनका बच्चा पैदा हो गया, जैसे अमीबा होता है। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, आपने देखिए, आपने नाम सुना होगा जाइगोट का। जब जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा तब तो एम्ब्रियो बनाएगा ना भाई। इसका मतलब जाइगोट में सेल ने डिवाइड किया तब तो एम्ब्रियो बना। और जब ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब, नहीं आ रहा है, अच्छा अब आ रहा है, आ रहा है भाई। देखो हमने कहा अगर आपको सेल डिवीजन पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, काश G2 रट्टू तोता होता। तो हमने कहा अगर सेल डिवीजन होता है तो सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल का नंबर ज़्यादा बढ़ता है ऑर्गेनिज्म में। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेल डिवीजन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसान हो जाता है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें सेल डिवीजन ही क्या है, उनका रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट तो एक सेल का होता है, और उसमें अगर सेल डिवीजन होगा तब तो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म बनेगा ना भाई। तो जाइगोट्स में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है तो उससे क्या बनता है, उससे क्या बनेगा, बोल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब क्या आया, यस, जी का मतलब क्या आएगा, ग्रोथ। अगर सेल डिवाइड करेगा तभी क्या होगा आपके बॉडी में, ग्रोथ। आपको पता ही होगा, सेल डिवाइड करेगा तभी ग्रोथ होगा, ये तो सबको पता है। तीसरा रिपेयर। सेल डिवीजन से हमारी बॉडी क्या होती है, रिपेयर होती है। जैसे आपको चोट लग गई, जब चोट लग गई तो वहाँ सेल डिवीजन होगा तब तो रिपेयर होगी ना आपकी बॉडी। आया तीसरा कहाँ से गया, मेरी मैथ बड़ी कमज़ोर है क्या। छठवां क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी की बॉडी सडनली कट हो जाती है तो जब उसकी बॉडी कट होगी दो टुकड़े में, जैसे आपने प्लानिया का नाम सुना होगा, आया, ये प्लानिया है। अब इसकी बॉडी कुछ टुकड़े में कट हो, मान लीजिए मैंने काट दिया इसको, ऐसे मान लीजिए काट देते हैं इसको, पहले इसका स्ट्रक्चर बना दें। इसको मान लीजिए मैंने काट दिया ऐसे करके 3 टुकड़े में। अब जब ये बॉडी कटेगी तो इससे देखिएगा, इससे एक ऑर्गेनिज्म बन गया, इससे एक ऑर्गेनिज्म बन गया, और इससे एक ऑर्गेनिज्म बन गया। अब इससे ऑर्गेनिज्म बना तो ये तो पार्ट कट था ना भाई, ये पार्ट कट था, उसके बाद इसमें सेल डिवीजन हुआ तब ये फुल ऑर्गेनिज्म आया है। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, ये कट पार्ट है, ये कट पार्ट है, और ये क्या है, ये फुल ऑर्गेनिज्म है सब। तो फुल ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल का क्या हुआ होगा, डिवीजन हुआ होगा। तो सेल ने डिवीजन किया तो ये फुल ऑर्गेनिज्म आ गए। तो ये पूरी आपकी सेल साइकिल की कहानी थी। आया ना, पूरी कहानी किसकी थी, सेल साइकिल की। घर पे जाइएगा एक बार फिर से इसको देखिएगा स्पीड बढ़ा के, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा।